हे गाइस, वेलकम टू सोर्स पॉइंट। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वीज़न आइस की करंट अफेयर्स जो कि हमारी जनवरी मंथ की चल रही है। तो अब हमारी इकॉनमी भी कंप्लीट हो गई है। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इन्वायरमेंट से स्टार्ट करेंगे। कुछ हम लोग यहाँ पे टॉपिक देखेंगे। सबसे पहले एक रिपोर्ट है जो कि एडाप्टेशन गैप है, और इसी में हम लोग नेचर बेस्ड जो सॉल्यूशन है उसके बारे में देखेंगे। नेक्स्ट हम लोग नेचुरल कैपिटल अकाउंटिंग एंड वैल्यूएशन ऑफ इकोसिस्टम सर्विस के बारे में देखेंगे। और अगर टाइम लगा तो हम लोग यहाँ पे ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट के बारे में भी, इस टॉपिक के बारे में देखेंगे कि क्या बातें कही जा रही है। रेस्ट ऑफ द टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आज के लिए आपके पास ये क्वेश्चन है। हम लोग ने फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ा था, वो भी हमारे इकोनॉमिक सेक्शन में। लेकिन आप देखो कि यूपीएससी में 2019 में जो रूल्स था 2018 का, उसी से क्वेश्चन पूछ लिया गया। तो अभी जो 2020 का रूल्स आया है उससे भी आपसे क्वेश्चन पूछने के चांसेस है। तो देख सकते हो कि जो भी न्यूज़ में रहता है यूपीएससी फ्रिक्वेंटली पूछ लेती है। तो चलिए देखते हैं। एज पर द इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर सेंट्रल अमेंडमेंट रूल्स 2018, इसमें आपको करेक्ट बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। फर्स्ट है कि अगर रूल्स फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट का इम्प्लीमेंटेड होता है तो ये ईजियर होगा फर्म्स और कंपनीज़ के लिए कि वो अपने वर्कर्स को ले ऑफ करें। सेकेंड है कि नो नोटिस ऑफ टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट शैल बी नेसेसरी इन द केस ऑफ टेम्प्रेरी वर्कमैन। जो टेम्प्रेरी काम करने वाले वर्कमैन है तो उनके लिए कोई नोटिस, मतलब कि अगर वो उनका एम्प्लॉयमेंट का टर्मिनेशन हो रहा है, ख़त्म हो रहा है, तो उनके लिए उनको कोई नोटिस देने की ज़रूरत नहीं है। तो दोनों में से कौन सी प्रोविज़न यहाँ पे सही है आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखकर आप लोग समझ सकते हो कि अगर आप इस मैगजीन्स को अच्छे से फॉलो करोगे, रिवीजन टाइम टू टाइम करोगे, तो फिर आपका इस तरीके का एटलीस्ट क्वेश्चन छूटने के चांसेस कम होगी। इसी के साथ एक और क्वेश्चन देख लीजिए। द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 की, इसके द्वारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एम्पावर्स किया जाता है किस किस बात पे। फर्स्ट स्टेटमेंट है कि यहाँ पे स्टेट को एम्पावर किया गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो स्टेट को एम्पावर करती है कि पब्लिक पार्टिसिपेशन की ज़रूरत है, वो भी इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए और प्रोसीजर के लिए और मैनर के लिए जो भी यहाँ पे रखा गया है। साथ ही कुछ स्टैंडर्ड्स भी रखना है कि किस तरीके से इन्वायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स जो है उसका डिस्चार्ज हो, इमिशंस हो, वो भी वेरियस सोर्स से। तो यहाँ पे इस कानून के बारे में पूछा जा रहा है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ये एक इतना इंपॉर्टेंट एक्ट है हमारे इन्वायरमेंट का, जिससे कि यूपीएससी जो है ना हर एक ऑल्टरनेटिव ईयर्स में क्वेश्चन पूछती ही है। तो इसलिए आप लोग को इसके बारे में बताना है। इसके आंसर आप लोग भी कमेंट बॉक्स में दीजिए, फर्स्ट और सेकेंड करके। कल हम लोग डिस्कस कर लेंगे इसके आंसर। और एक छोटी सी न्यूज़ कि वीज़न आइस की प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़ आपकी स्टार्ट हो चुकी है ऑलरेडी 21 फेब से। आपका 2 टेस्ट हो चुका है और दोनों पॉलिटी पे हैं। थर्ड टेस्ट आपका फिर संडे को होने वाला। हर एक संडे आपको यहाँ पे टेस्ट मिलने वाले हैं और मार्च तक। उसके बाद आपके मुझे लगेगा कि मार्च के 1 या 2 वीक के बाद से तो संडे और वेंसडे 2 दिन आपको वीक में टेस्ट मिलेंगे। तो नेक्स्ट जो संडे को टेस्ट होने वाली वो आपके वर्ल्ड ज्योग्राफी और प्लस करेंट अफेयर्स के क्वेश्चंस के साथ होगा। तो टोटल आपको 20 टेस्ट मिलेगा और सी सैट के 4 टेस्ट होंगे। कंप्लीट सॉल्यूशन वीडियो के फॉर्म में होगा और आपको कंप्लीट सॉल्यूशन दी जाएगी। आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड की जाएगी, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। तो अगर आप लोग को ज्वाइन करना है तो ये आपके पास कुछ पर्क्स है, आप लोग देख सकते हो। फिर भी कुछ क्वायरीज है, अगर आप लोग को कुछ पूछताछ करनी है तो आप लोग यहाँ पे मेल कर सकते हो rishika ch77@gmail.com, या फिर आप लोग कमेंट कर सकते हो, मैं वहाँ पे भी आपको रिप्लाई दे दूँगी। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी आज की इन्वायरमेंट के लेसन। स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले आर्टिकल के साथ जो कि है एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट 2020। न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि ये 5th एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट जो है वो रिलीज़ किया गया है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा। तो ये आपको याद रखना है कि कोई भी रिपोर्ट, कोई भी इंडेक्स किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रिलीज़ की जाती है, ये आप लोग को डिटेल में पता होना चाहिए। तो यहाँ पे कौन से है? यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा 5th ये आपका एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट को पब्लिश किया गया है। एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट मीन्स आप लोग इसके बारे में थोड़ा बेसिक देख लीजिए कि ये 2014 से चलते आ रहा है और इस रिपोर्ट में मेनली फोकस किया जाता है कि क्लाइमेट चेंज का जो गैप है, इट मीन्स कि फाइनेंस हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया और नॉलेज गैप है कि क्लाइमेट चेंज को कैसे एडेप्टेशन करनी है। तो क्लाइमेट चेंज आप लोग को पता है कि एक ऐसा टॉपिक है आज की डेट में कि ऑल ओवर द वर्ल्ड में इसको एड्रेस किया जा रहा है। तो क्लाइमेट चेंज के कारण हमें किस किस चीज़ को, मीन्स क्लाइमेट चेंज एक नया ऐसा टॉपिक है जिसे हमें यहाँ पे ठीक करने के लिए, यानी कि क्लाइमेट में आप देखते हो कि क्या प्रॉब्लम हो रही है कि अगर बारिश होती है तो बारिश हो ही रही है, गर्मी है तो एक्सट्रीम लेवल की गर्मी है, ठंड है तो एक्सट्रीम लेवल की ठंड है। अब बताइए जनवरी मंथ में इतनी ठंड थी, ये क्यों हुआ? ये आप कह सकते हो कि कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट है।
तो वही चीज़ है कि क्लाइमेट चेंज जो हो रही है ना, उससे हम लोग को कुछ नया एक एडप्ट करना चाहिए, जिससे कि अगर कोई प्रॉब्लम अराइज हो रही है तो उसको हम लोग रोक सके, तो इसको एडप्टेशन कहते हैं। तो हमारा यहाँ पे गैप, इट मीन्स कि फाइनेंस का गैप। समटाइम्स आप देखो कि हमारे इंडिया में कहा जाता है कि जो थर्मल पावर प्लांट से इतने इमिशंस होते हैं सल्फर डाइऑक्साइड के, जो कि हम लोग पूरे वर्ल्ड में टॉप इमीटर है सल्फर डाइऑक्साइड के, तो उसको कंट्रोल करने के लिए हमें हर एक थर्मल पावर प्लांट में फ्ल्यू गैस डीसल्फराइजेशन टेक्नोलॉजी को लगाना होगा, फ्ल्यू गैस डीसल्फराइजेशन। बट ये टेक्नोलॉजी थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है, और ये टेक्नोलॉजी गैप भी है कि लोगों को जो है टेक्नोलॉजी इस्तेमाल नहीं करते, इसके बारे में नॉलेज नहीं होता, और कुछ कंट्रीज़ इसके लिए अफोर्ड नहीं कर पाती है। तो इस तरीके का गैप जो है ना, ये हमें रोकता है क्लाइमेट चेंज अडेप्टेशन से। तो यही चीज़ें यहाँ पे काउंट की जाती है। यहाँ पे आप देखो कि इमिशन गैप रिपोर्ट सीरीज़ है, जिसमें कि जो ग्लोबल प्रोग्रेस है एडेप्टेशंस को लेकर उसको एक्सप्लोर किया जाता है। साथ ही 2020 के एडिशन है, जो कि वो यहाँ पे मेनली देख रहे हैं कि हम लोग जो एडेप्टेशन प्रोसेस है उसको क्या प्लान कर रहे हैं, उसके लिए क्या फाइनेंसिंग है, उसको कैसे इंप्लीमेंट कर रहे हैं। तो एडेप्टेशन गैप क्या होता है, पहले ये समझिए। इसको कहा जा रहा है कि डिफरेंस, यानी कि जो एक्चुअली इम्प्लीमेंटेड एडेप्टेशन है और एक सोसाइटल सेट गोल्स है। मीन्स आप देखो कि सरकार के द्वारा कुछ पॉलिसीज़ बना दी जाती है, कुछ कानून बना दिया जाता है, ठीक है। अब उसको इम्प्लीमेंट भी किया जा रहा है, फ़ाइन, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हम जैसे लोग जो है ना कुछ और ही सोचते हैं। कभी कभी हम लोग सरकार के जो बनाए गए कानून होते हैं उससे हट के ही हम लोग अपने लेवल पे सोचते हैं। तो इसको गैप कहते हैं कि सरकार कुछ बना रही है, सरकार को लग रहा है कि वो हमारे हित में काम कर रहे हैं, लेकिन हमें लगता है कि इससे हमारा इन्वायरमेंट का हित नहीं होगा, तो हम लोग अपने हिसाब से काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये गैप होता है, जिसे एडेप्टेशन गैप कहते हैं। साथ ही आप देखो कि एडेप्टेशन एक तरीके का प्रोसेस है जिसमें कि कंट्रीज़ और कम्युनिटीज़ जो है, जो क्लाइमेट चेंज के कारण उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा बर्बाद हो रही है। जैसे आप देखो कि बहुत सारे आइलैंड है जो सबमर्ज हो रहे हैं। हमारे यहाँ जो पेनिसुला इंडिया है, उसमें आप देखो कोस्टल रीजन है, तो कोस्टल रीजन में पानी बहुत ज़्यादा घुस रहा है, तो वहाँ के लोगों को रहने सहने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। साइक्लोन के कारण आप देखो कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है कुछ कंट्रीज़ में, मानसून जो है वो टाइम पे नहीं आते, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। तो ये एक होता है अडेप्टेशन, जिससे कि कुछ कंट्रीज़ और जो यहाँ पे कम्युनिटीज़ है, अगर वो क्लाइमेट चेंज के कारण अगर उनकी पोजीशन और ज़्यादा ख़राब हो रही है, तो उसे हम लोग को कम करना है। और साथ ही साथ एडेप्टेशन क्या है, एडेप्टेशन एक की पिलर है पेरिस क्लाइमेट का। पेरिस एग्रीमेंट है, जिसमें कि कहा गया है कि सारे सिग्नेटरीज़ को प्लान करना है, एडेप्टेशन मेजर्स को इम्प्लीमेंट करना है। और वो कैसे, तो नेशनल एडेप्टेशन प्लान के थ्रू, स्टडीज़ के थ्रू, क्लाइमेट चेंज को मॉनिटर करके, या फिर इन्वेस्टमेंट को यहाँ पे मॉनिटर करके हमारे आगे आने वाले ग्रीन फ्यूचर के लिए। तो इसे हम लोग कहते हैं एडेप्टेशन गैप, ठीक है। अब यहाँ पे समझते हैं क्यों एडेप्टेशन फाइनेंस जो है वो ज़रूरत है। एडेप्टेशन फाइनेंस की अगर हम लोग बात करें तो ये एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट दिखाता है हमारे इंटरनेशनल कॉपरेशन का, वो भी एडेप्टेशन के थ्रू। साथ ही हम लोग क्या कर सकते हैं कि एडेप्टेशन प्लानिंग को इन्हांस कर सकते हैं, इसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और पब्लिक फाइनेंस की बात करें तो इससे क्या होगा ना कि बहुत सारे जो स्टेक होल्डर्स है, अगर पब्लिक फाइनेंस करती है तो बहुत सारे स्टेक होल्डर्स है, तो उनकी कैपेसिटी भी यहाँ पे स्ट्रेंथ होगी। साथ ही जो एडेप्टेशन का कॉस्ट लगता है, जैसे आप देखो टेक्नोलॉजी को इंक्लूड करना होगा हमारे थर्मल पावर प्लांट में, तो उसके लिए पैसे की ज़रूरत होगी, तो पब्लिक फाइनेंस हो गई। तो इन सब से क्या है ना कि इन सब से क्या है कि हमारे जो मीन्स क्लाइमेट चेंज के लिए जो हमें कॉस्ट की ज़रूरत है वो हम लोग कहीं ना कहीं फुलफ़िल कर पाएंगे। उसी के साथ प्राइवेट फाइनेंस की भी ज़रूरत है। बाकी कुछ चीज़ जो एसेंशियल चीज़ें हैं वो हम लोग यहाँ पे प्राइवेट फाइनेंस से पूरी कर सकें। एडेप्टेशन फाइनेंस आप देखो कि वो यहाँ पे बेटर अंडरस्टैंडिंग लेकर आते हैं, वो भी एडेप्टेशन इन्वेस्टमेंट को लेकर। साथ ही साथ अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो क्या बातें किया जा रहा है कि जो 2020 का रिपोर्ट है इसमें कुछ असेसमेंट है प्लानिंग को लेकर। अगर हम लोग देखें तो ये बताया गया है कि 72% जो कंट्रीज़ है वो एटलीस्ट वन नेशनल लेवल एडेप्टेशन प्लानिंग इंस्ट्रूमेंट है। मोस्ट जो यहाँ पे डेवलपिंग कंट्रीज़ है ना, वो अपने यहाँ नेशनल एडेप्टेशन प्लान बना रही है, जिसके कारण आप देखो कि हमारा जो एडेप्टेशन है उसके ऊपर फोकस और ज़्यादा मजबूत हो गया है। फाइनेंस की बात करें तो जो फाइनेंस इंक्रीज़ हुआ है यानी कि एडेप्टेशन के लिए, तो एडेप्टेशन फाइनेंस गैप जो है ना वो क्लोज भी नहीं हुआ है। इंटरनेशनल पब्लिक एडेप्टेशन फाइनेंस अगर देखें तो धीरे धीरे ये बढ़ रहा है। और एडेप्टेशन कॉस्ट अगर हम लोग डेवलपिंग कंट्रीज़ में देखें तो ये एस्टिमेट किया गया है कि 70 बिलियन यूएसडी डॉलर तक का है आज के डेट में। मल्टीलैटरल अगर आप सपोर्ट देखो तो ये एडेप्टेशन वो भी इंक्रीज़ हुआ है इन 2013 से 17 तक। इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस में अगर हम लोग देखें तो एडेप्टेशन एक्शंस जो इसका इम्प्लीमेंटेशन है वो बढ़ रहा है, बट फिर भी एक लिमिटेड एविडेंस ही देखने को मिला है कि हाँ क्लाइमेट चेंज से होने वाला जो रिस्क है वो कम हुआ है। इसका अगर एविडेंस देखो, पुख्ता देखो, तो वो यहाँ पे कम ही देखने को मिला है। फर्दर आप देखिए कि बहुत सारे जो हाफ ऑफ द जो एडेप्टेशन प्रोजेक्ट हैं वो यहाँ पे 2015 से ही सपोर्ट किया जा रहा है।
और इम्प्लीमेंट भी किया गया है लिस्ट डेवलप कंट्रीज़ में भी। और ऑलमोस्ट ये बताया गया है कि 15% जो स्मॉल डेवलपिंग आइलैंड है और स्टेट है वो भी अपने यहाँ पे इसको इम्प्लीमेंट किए। फर्दर यहाँ पे जो इम्प्लीमेंटेशन का लेवल है उसको बढ़ाने की ज़रूरत है, और जो क्लाइमेट रिस्क निकल कर आ रहा है उसको मैनेज करने की ज़रूरत है। तो ये सारी यहाँ पे बातें बताई गई है। लेकिन कुछ रिपोर्ट से क्या हाईलाइट हुआ है कोविड-19 के इम्पैक्ट को लेकर, ये देख लेते हैं। कोविड-19 पेंडेमिक है जिससे ये एक्सपेक्ट किया गया है कि हमारे कंट्रीज़ का जो प्लान है वो हिट हुई है। कहीं ना कहीं कंट्रीज़ की प्लान जो है वो डगमगा गई है, फाइनेंस भी बिगड़ गया है, और एडेप्टेशन एक्शन को इम्प्लीमेंट करने में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम निकल कर आएगी। शॉर्ट टर्म के लिए देखें तो अब हमें यहाँ पे जो पब्लिक हेल्थ है उसे डायरेक्ट हमें यहाँ पे मैनेज करने की ज़रूरत है जो इस वायरस के कारण इम्पैक्ट हो रहे हैं। लॉन्ग टर्म में देखें तो सोशो इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस जो इस पैंडेमिक से निकल कर आएंगे उसे हम लोग को देखने की ज़रूरत है, जिसके कारण पब्लिक फाइनेंस के ऊपर प्रेशर बढ़ेगा। कोविड-19 की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे स्टिमुलस पैकेज है जिसके कारण ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइमेट रेजिलिएंट और लो इमिशन रिकवरी की बात की गई है। यानी कि इमिशन रिकवरी भी बहुत कम हुआ है। जैसे सारे लॉकडाउन के टाइम में जो है सारे इंडस्ट्रीज़ वगैरह ठप थे तो इमिशंस बहुत कम हुआ है, ट्रांसपोर्टेशन भी ठप था, और ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइमेट रेजिलिएंट हो पाया है। तो अगर इसको इम्प्लीमेंट जो स्टिमुलस पैकेज के अंदर रखा गया है तो अगर उसको बहुत अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए तो इस पैकेज में जो बातें रखी गई है वो हम लोग कर पाएंगे। कोविड-19 की तो इतनी बातें हैं, कुछ सजेशन भी दिया गया है। सजेशन यही है कि हमें इंसेंटिवाइज करना होगा बोथ पब्लिक और प्राइवेट एडेप्टेशन फाइनेंस को, जिससे कि ये जो गैप है उसको हम लोग कम कर सके। साथ ही न्यू टूल्स जैसे कि सस्टेनेबिलिटी इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया रखना होगा, क्लाइमेट रिलेटेड डिस्क्लोजर प्रिंसिपल रखनी होगी, और जो ग्रीन हाउस गैस की इमिशन है उसे हम लोग को कम करना है, जिससे क्या होगा कि फर्दर जो क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट है वो कम हो पाएगा और कॉस्ट कम हो पाएगा। पेरिस एग्रीमेंट की जो टारगेट है कि 2 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हमें अपना ग्लोबल टेम्परेचर लेकर नहीं जाना है, तो इसको लिमिट करना होगा, वो भी एनुअल ग्रोथ जो कि 1.6% तक है। और साथ ही साथ आप देखो कि रिपोर्ट में ये भी रखा गया है, स्पेशल फोकस दिया गया है नेचर बेस्ड सॉल्यूशन का, जो कि लो कॉस्ट ऑप्शन है। तो नेचर बेस्ड सॉल्यूशन इसी रिपोर्ट में क्या रखा गया, तो सबसे पहला बात करते हैं नेचर बेस्ड सॉल्यूशन। ये एक तरीके का एक्शन होगा जो कि हम लोग अपने नेचुरल तरीके से और मॉडिफाइड इकोसिस्टम को बड़े तरीके से हम लोग प्रोटेक्ट कर पाएंगे, मैनेज कर पाएंगे, जिससे जो भी यहाँ पे सोसाइटल चैलेंजेस निकल कर आ रहा है उसको हम लोग एड्रेस कर पाएंगे। ये जो नेचर बेस्ड सॉल्यूशन है ये ऐसा डिज़ाइन किया जाता है कि जिसमें कि मेजर जो सोसाइटल चैलेंज है, सोसाइटल चैलेंज क्या होता है कि अगर आप लोग देखो कि क्लाइमेट चेंज होगा तो मे बी ये फूड की जो क्रॉप पे ऊपर ये कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होगा। अगर क्रॉप फसल बर्बाद होते हैं तो हमारे लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा भूखे रह जाते हैं, फूड सिक्योरिटी पे क्वेश्चन मार्क हो जाता है। क्लाइमेट चेंज तो एक ऐसा है जिसमें कि हर एक तबके के लोगों को यहाँ पे दिक्कत हो रही है। साथ ही साथ वाटर स्कार्सिटी हो रही है और वाटर सिक्योरिटी के ऊपर ध्यान दिया जाएगा, ह्यूमन हेल्थ के ऊपर ध्यान देना, डिजास्टर रिस्क है, सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। तो ये कुछ यहाँ पे ऐसी चीज़ें हैं जो कि नेचर बेस्ड सॉल्यूशन बताया जा रहा है इस तरीके का हमारा जो इमिशन है उसको कम करने के लिए। तो नेचर बेस्ड सॉल्यूशन क्या है, कैटेगरी अगर हम लोग देखें और एग्जांपल बताया जा रहा है, तो सबसे पहले एग्जांपल इकोसिस्टम रीस्टोरेशन अप्रोच क्या है, तो इकोलॉजिकल रीस्टोरेशन है, इकोलॉजिकल इंजीनियरिंग है, फॉरेस्ट लैंडस्केप रिफॉरेस्टेशन है, ठीक है, रिस्टोरेशन है। फिर इशू देखिए नेचुरल तरीके से यहाँ पे सॉल्यूशन निकाला जा रहा है, तो फिर से समझने की कोशिश कीजिए। इकोसिस्टम रिस्टोरेशन अप्रोच कहने का मतलब है कि इकोलॉजिकल इंजीनियरिंग, कुछ यहाँ पे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना, या फिर फॉरेन लैंडस्केप रिस्टोर करना, जहाँ पे जंगलों वाली जो जगह थी वहाँ पे कुछ और डेवलपमेंट नहीं करना, वहीं पे आपका जो है फिर से एफॉरेस्टेशन प्रोसेस करना, वहाँ पे जंगलों को और ज़्यादा बढ़ाना। इससे हमारा क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जंगल होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीनरी होगी, तो जो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड होती है ना, ग्रीनरी क्या करती है, हमारी ट्रीज़ क्या करते हैं कि उन सारे एटमॉस्फेयर से जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको खींच लेती है, सिंक कर लेती है। तो जब हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा नहीं होगी तो इट मीन्स कि हमारे यहाँ ग्लोबल टेम्परेचर भी ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे। फिर है इशू स्पेसिफिक इकोसिस्टम रिलेटेड अप्रोच। इट मीन्स कि जो इकोसिस्टम रिलेटेड अप्रोच में कोई भी जो प्रॉब्लम आ रहा है उसको देखकर चलना है, यानी कि इकोसिस्टम बेस्ड मिटिगेशन करनी है, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन करना है। इट मीन्स कि आप देखो कि कोई भी डिजास्टर आते हैं, चाहे वो आपका साइक्लोन हो या फिर आपका अर्थक्वेक हो, कहीं से भी कुछ भी अगर आता है, लैंडस्लाइड वगैरह कुछ भी हो, तो उससे क्या होता है ना कि हमारे इन्वायरमेंट भी डैमेज हो जाते हैं, बहुत सारे पेड़ पौधे जो है वो गिर जाते हैं, टूट जाते हैं, हमारी अर्थ जो है वो क्रैक हो जाती है, बहुत
सारी मिट्टियाँ जो है वो इधर से उधर डिस्प्लेस हो जाते हैं, तो इकोसिस्टम में भी बहुत ज़्यादा डैमेज देखने को मिलता है। तो जो भी यहाँ पे इश्यूज़ है उन सबको एड्रेस करना है। इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड अप्रोच भी हमें लेकर चलना है। नेचुरल इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। एक हमने पहले भी डिस्कस किया था ग्रीन बिल्डिंग। ग्रीन बिल्डिंग कहने का मतलब ये नहीं कि पूरी तरीके से आप लोग जो है ना बिल्डिंग को ग्रीन कलर से पेंट कर दो, नहीं। ग्रीन बिल्डिंग कहने का मतलब है कि इंडोर आउटडोर आप अपने घर में ज़रूर ऐसा पौधा लगाइए। और साथ ही साथ किचन गार्डन का भी कॉन्सेप्ट आपने सुना होगा। और साथ ही साथ आप जो है इंटीरियर में जो आर्टिफिशियल प्लांट्स, आर्टिफिशियल फ्लावर्स लगाते हैं, उससे बेटर है कि आप ओरिजिनल फ्लावर्स लगाइए, ओरिजिनल आप प्लांट लगाओ। बहुत सारे एयर प्योरीफाइंग भी प्लांट आते हैं, तो बालकनीज़ वगैरह है तो वहाँ पे आप पौधे लगाओ, अपना पॉट वगैरह रखो। तो उससे क्या होगा ना कि ग्रीन हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, ग्रीन बिल्डिंग होगी। साथ ही साथ जो है रिन्यूएबल एनर्जी को जनरेट करने के लिए रूफ में सोलर पैनल लगा देना, जिससे कि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी भी जो है दिन भर सोलर एनर्जी से चार्ज हो और रात भर उसी से चलाए। तो इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना, साथ ही साथ डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना, ये भी एक सोल्यूशन होना चाहिए। इकोसिस्टम बेस्ड मैनेजमेंट अप्रोच लेकर आना है कि हर एक चीज़ को मैनेज अच्छे से करना, जैसे कि इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट करना। जैसे कि आप देखो कि बारिश होती है तो बारिश की वाटर को ऐसे ही वेस्ट जाने नहीं देना, उसको भी रिस्टोर करके रखने की कोशिश करनी है। जो हमारा ग्राउंड वाटर है वो जो टेबल बहुत डाउन होते जा रहा है उसे भी हमें अप करने की ज़रूरत है। इकोसिस्टम प्रोटेक्शन अप्रोच, यानी कि इस तरीके का हमें अप्रोच लेकर जाना है जिससे कि हमारी जो इकोसिस्टम है वो प्रोटेक्ट हो सके। बेटर कंजर्वेशन एफर्ट्स हमें लेकर आना है। तो सारी चीज़ें जो बताई जा रही है कि कैसे हम लोग क्लाइमेट चेंज को एडेप्टेशन कर पाएंगे, कैसे जो क्लाइमेट चेंज में होने वाली इश्यूज चैलेंजेस जो बढ़ती जा रही है उसको हम कम कर पाएंगे। तो सबसे अच्छा सॉल्यूशन है कि नेचर बेस्ड सॉल्यूशन पे हमें ध्यान देना चाहिए। ओके, तो ये आप समझ गए। अब देखते हैं कि IUCN के द्वारा क्या कहा जा रहा है। IUCN के द्वारा ये कहा जा रहा है क्योंकि IUCN जो है वो भी यहाँ पे नेचर कंजर्वेशन नॉर्म्स है, तो उनकी जो नेचर कंजर्वेशन नॉर्म्स है उसे भी फैलाना है, इम्प्लीमेंट करना है अकेली या फिर किसी और भी जो पॉलिसी है उसके साथ इसको इंटीग्रेट कर, या फिर साइट स्पेसिफिक नेचुरल और जो कल्चर कॉन्टेक्स्ट है उसको यहाँ पे डिटरमाइन करना है। जैसे कि कहीं ट्रेडिशनल तरीका होता है अपने इन्वायरमेंट को कंजर्व करना। जैसे एक नागालैंड की ही कोई एक विलेज है जो कि ग्रीन विलेज उसको कहते हैं, वहाँ पे पूरी तरीके से हरियाली ही हरियाली है। मैं नाम भूल रही हूँ, एक ग्रीन विलेज करके नागालैंड का है, जो आप ध्यान सर्च कर सकते हैं। इंडिया का पहला ग्रीन विलेज है या फिर एशिया का पहला वो ग्रीन विलेज है। ओके, तो ट्रेडिशनल तरीका भी होता है ना कि वहाँ पे क्या है ना कि लोग जो है वो उसी तरीके से वहाँ पे अपनी हवाओं को स्वच्छ रखते हैं, बिल्कुल पेड़ पौधे लगाते रहते हैं। लोकल और साइंटिफिक जो नॉलेज है उसको भी अप्लाई करना है, सोशल बेनिफिट्स को भी यहाँ पे प्रोड्यूस करना, और इस तरीके का बेनिफिट होना चाहिए कि सारे लोगों को इक्वल तरीके से मिले। बायोलॉजिकल और जो कल्चर डाइवर्सिटी है हमारे यहाँ उसको भी मेंटेन करके चलना है। तो ये सारी बातें यहाँ पे IUCN के द्वारा भी कहा गया है। अब यहाँ पे इस टेबल के थ्रू समझते हैं कि कैसे ये जो नेचुरल बेस्ड सॉल्यूशन है ये हमें बहुत सारे जो हैज़ार्ड है उससे हमें लड़ने के लिए हेल्प कर सकते हैं। तो हैज़ार्ड है जैसे कि आप देखो कोस्टल हैज़ार्ड है, तो कोस्टल हैज़ार्ड जैसे कि हमारा भी सदर्न रीजन है, उसमें आप देखो कि कोस्टल रीजन है और टोटल हमारे जो है वो 9 राज्य हैं, जैसे कि गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, उसके बाद आप देखो यहाँ पे कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो टोटल 9 राज्य हैं हमारे। अब जिस तरीके से ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है उस तरीके से क्या हो रहा है कि ग्लेशियर पिघलते जा रहे हैं। ग्लेशियर पिघल रहे हैं तो वो सारे पिघलते हुए पानी कहाँ आ रहे हैं, ओशन में आ रहे हैं। ओशन की जो लेवल है वो बढ़ते जा रही है। अब ओशन की लेवल बढ़ते जाएगी तो क्या होगा कि अगल बगल के कोस्टल लाइंस जो है वो यहाँ पे उसमें पानी आपका इंटर करते जाएगा। तो यहाँ पे सी लेवल राइज हो रहा है, स्टॉर्म सर्ज हो रहे हैं, कोस्टल इरोजन हो रहा है, ये सारे हैजार्ड है कोस्टल रीजन में। तो यहाँ पे एडेप्टेशन कैसे करना है, नेचुरल बेस्ड एडेप्टेशन। तो सबसे पहला आपको पता है कि जो वेस्ट बंगाल वाला रीजन है वहाँ पे आप देखो मैंग्रोव्स है। मैंग्रोव्स क्या करते हैं ना कि मैंग्रोव्स के जड़ें जो है वो बाहर रहते हैं, जितने जड़ अंदर रहते हैं ना कॉमन जो जितने ट्रीज़ है, मैंग्रोव्स ट्रीज़ के क्या होते हैं कि जड़ ऐसे ऐसे खड़े रहते हैं, और ये जड़ क्या करते हैं ना कि मिट्टियों को पकड़ के रखते हैं। सबसे पहला कि इरोजन नहीं होता है, दूसरा कि यहाँ पे आप देखो कि इस रीजन में साइक्लोन आता है तो तेज़ हवा तेज़ पानी के इंटर होने से उसको रोका जाता है। बहुत अच्छा एक प्रोटेक्शन है। साथ ही यहाँ पे आप देखो कि सुंदरबन एरिया है, सुंदरबन एरिया यहाँ पे प्रोटेक्ट होता है मैंग्रोव ट्रीज़ के कारण। तो इसीलिए इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इट मीन्स कि अगर कोस्टल रीजन में हम लोग मैंग्रोव्स के प्रोटेक्शन पर ध्यान दें तो हमारा कोस्टल रीजन में जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पे कम हो सकता है।
साथ ही कोरल रीफ मैनेजमेंट करना है, जिससे कि हमारी जो वेव एनर्जी है ना वो कहीं ना कहीं रिस्टोर हो सके। अब इसके साथ साथ हम लोग और एडिशनल बेनिफिट क्या होगा, इससे क्या होगा कि हम लोग का जो फिश स्टॉक है उसको हम लोग बढ़ा सकेंगे, बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कर सकेंगे, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन होगा। इट मीन्स कि जो एटमॉस्फेयर में कार्बन की कंसंट्रेशन है, ज़्यादा से ज़्यादा पौधा होगा, जैसे कि आप मैंग्रोव ट्रीज देखो बहुत घने होते हैं, तो वो क्या करेंगे कि ज़्यादा मात्रा में जो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में उसको अपनी तरफ खींचेंगे और स्टोर करेंगे। साथ ही साथ टूरिज्म में भी बढ़ावा होगा। बहुत सारे दूर दूर से आप देखते हो कि मैंग्रोव्स पौधे देखने आते हैं। आप भी अगर मैंग्रोव्स पौधे नहीं देखे हो तो जब भी वेस्ट बंगाल जाओगे सुंदरबन वाला एरिया, तो वहाँ पे ज़रूर देखना कि मैंग्रोव्स ट्री होते कैसे हैं। फाइन। सेकंड जो हैज़ार्ड है वो है इंटेंस प्रेसिपिटेशन। चाहे आप देखो कि पूरी तरीके से जब बारिश होती है, हर एक साल आप देखो कि जब मानसून आता है तो ईस्टर्न रीजन में आप देखोगे, नॉर्थ ईस्ट में तो असम में फ्लड आ जाती है, उसके बाद ईस्टर्न में आप देखोगे तो बिहार में फ्लड आ जाती है। और ज़्यादा अगर बारिश होती है नॉर्थ ईस्ट मानसून के कारण, तो आप देखे हो कि 2015 में चेन्नई में बाढ़ आ गई थी। तो इस तरीके का फ्लड होता है। सॉइल इरोजन भी होते हैं। कहने का मतलब है कि मिट्टी पानी के साथ साथ जो है बह के एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। प्रेसिपिटेशन इतना होता है कि उत्तराखंड वाला एरिया में आप पहाड़ी रीजन में देख सकते हो कि पहाड़ों से जो है ना लैंडस्लाइड होते हैं, जो भी पत्थर उत्थर है वो गिर के नीचे आ जाते हैं। तो ये आपका इंटेंस प्रेसिपिटेशन के कारण होता है। इसको हम लोग नेचुरल तरीके से कैसे रोक सकते हैं, कैसे इसको हम लोग कर सकते हैं। कल हमने आज एग्रो फॉरेस्ट्री, अच्छा जो वो छोड़िए, नेक्स्ट आपको जब टेस्ट सीरीज़ का क्वेश्चन मिलेगा ना, तो उसमें आप लोग को एग्रो फॉरेस्ट्री देखने को मिलेगा। जो संडे की टेस्ट होगी वो आपकी वर्ल्ड जोग्राफी की होगी, तो इसलिए मुझे अभी ध्यान आ रहा है कि एग्रो फॉरेस्ट्री है। तो एग्रो फॉरेस्ट्री क्या है कि हम लोग जो एग्रीकल्चर वाला एरिया है वहाँ पे भी फॉरेस्ट को इन्हेंस करें। फॉरेस्ट को इन्हेंस करने से क्या होगा कि हमारा रेनफॉल सही होगा, पैटर्न एक सही होगा, और जहाँ ज़्यादा आपके पौधे होते हैं ना वो क्या करते हैं कि मिट्टी को पकड़ के रखते हैं, तो सॉइल इरोजन की जो प्रॉब्लम है वो कम होगा। और साथ ही साथ जो है हम लोग को वेटलैंड को रीस्टोर करने पे ध्यान देना है। तो वेटलैंड को हम लोग रीस्टोर करेंगे तो उससे क्या होगा कि हमारा फ्लड वाला जो सिचुएशन है वो लोकल एरिया में कम होगा। साथ ही जो वाटर शेड वेजिटेशन है उसको रीस्टोर करने का ज़रूरत है। तो जो रन ऑफ होता है, यानी कि पानी के साथ साथ जो मिट्टी वगैरह सब जो बह के चल जाती है वो रुकेगा। अर्बन ग्रीन स्पेस को रीस्टोर करना है। साथ ही साथ आप लोग देखो कि जो पानी बारिश होती है ना उसको बेटर तरीके से हम लोग को वाटर को रीस्टोर करना है, यानी कि हम लोग को वाटर को भी जो है मैनेज करके चलना है। तो ये सारी यहाँ पे प्रेसिपिटेशन की बातें बताई जा रही है कि नेचुरल तरीके से हम लोग इसको कैसे रोक सकते हैं और इससे हमें और क्या फ़ायदा होगा। इससे हमारा फ़ायदा होगा कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन और स्टोरेज तो होगा ही, सॉइल फर्टिलिटी बढ़ेगी, बायोडाइवर्सिटी और कंजर्व होगा, हमारी वाटर क्वालिटी इंप्रूव होगी, फिजिकल और मेंटल हेल्थ जो अर्बन पॉपुलेशन में है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेगा। नेक्स्ट जो यहाँ पे आपका डिजास्टर है वो क्या है, हैज़ार्ड ड्रॉट, सूखा का। तो सूखा को हम लोग नेचुरल बेस्ड तरीके से कैसे सॉल्यूशंस हम लोग निकाल सकते हैं। तो हम लोग को सूखा को यहाँ पे रोकने के लिए सबसे पहला है कि जो हमारा सरफेस वाटर फ्लो है उसे हमें मेंटेन करना होगा, और जो हमारा ग्राउंड वाटर स्टोरेज है उसे हम लोग रिचार्ज करना होगा। सूखा कब आता है, जब हमारी ग्राउंड वाटर टेबल जो है ना ज़रूरत से ज़्यादा नीचे चले जाती है, जिससे कि आप देखो कि एक तो बोरिंग के थ्रू पानी नहीं आता, हैंड पाइप के थ्रू पानी नहीं आता, पानी की कमी हो जाती है, और ज़मीन सब जो है बंजर हो जाती है, उसमें मॉइस्चर की कमी हो जाती है। तो हमें सबसे पहले सरफेस वाटर फ्लो को मैनेज करना है, जो रिवर का फ्लो है उसे हमें मैनेज करना है। साथ ही जो हमारा ग्राउंड वाटर स्टोरेज है उसे हम लोग रिचार्ज करना है, और एक ग्रीन बेल्ट को इस्टेब्लिश करना है, जिससे क्या होगा ना कि वाटर की अवेबिलिटी बढ़ेगी, हमारा सॉइल क्वालिटी इंप्रूव होगा, शेड्स और जो विंड ब्रेक है वो यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। इससे और क्या क्या हो सकता है, पॉलिनेशन सर्विस यहाँ पे होगा। जैसे कि आप देखो पॉलिनेशन क्या होता है, जो फ्लावर्स है, फ्लावर्स में भी आप लोग देखो कि पॉलिनेशन प्रोसेस होता है, जिससे कि आपके फ्लावर्स जो है ना वो जो है खिलते हैं। तो पॉलिनेशन प्रोसेस होता है जिसमें पोलिन ग्रेन्स होती है, वो हमारे मधुमक्खी हो गए, कोई भी और बीज हो गए, या फिर हमारे पानी हो गए, या फिर हवा हो गए, इसके झोंके से ना एक पौधे से दूसरे पौधे में वो जाता है, जिससे क्या होता है पॉलिनेशन होता है। सॉइल फर्टिलिटी बढ़ेगी, अगेन यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन होगा, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन होगा। तो ये सारी चीज़ें तो होगी ही। नेक्स्ट जो हैज़ार्ड है वो है टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है। पहले हम लोग बोलते थे कि लू चल रहा है, अभी जैसे गर्मी बढ़ रही है नॉर्थ में तो लू चलेगा, लेकिन आज के डेट में हम लोग क्या बोलते हैं कि हीट स्ट्रेस हो गया। इतना ज़्यादा टेम्परेचर है, इट मीन्स कि अधिकतर रीजन में आप देखोगे 45 डिग्री अबव हो जाता है। और वाइल्ड फायर्स होता है, जंगलों में आग लगना तो आज के डेट में आम बात है, चाहे आप ऑस्ट्रेलिया का कैनबेरा देख लो, या फिर साउथ अमेरिका का ब्राज़ील अमेज़न फॉरेस्ट देख लो, या फिर हमारे यहाँ का उत्तराखंड या छत्तीसगढ़ वाला जंगल देख लो, तो हर जगह वाइल्ड फायर्स हो रहा है। और अर्बन हीट आइलैंड है,
तो ये सारे जो है टेम्परेचर बढ़ने के कारण प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। अगेन यहाँ पे कहा गया है कि एग्रो फॉरेस्ट्री से क्या होगा कि जो कैनोपी कवर है वो ज़्यादा हो पाएगा, शेड्स मिल पाएंगे, शेड्स मिलेंगे तो जो छाँव है, छाँव होगा तो छाँव से क्या होगा कि लोगों को ठंड हवा और थोड़ी ठंडी और थोड़ी राहत मिलेगी। साथ ही आप लोग देखो कि यहाँ पे जो हमारा फायर रेजिस्टेंस को हम लोग को इन्हेंस करना होगा। जितने भी जगह अगर फाइल्ड जंगलों में आग लगते हैं उसे हमें मैनेज करना होगा, और साथ ही साथ अर्बन ग्रीन स्पेस को हम लोग को क्रिएट करना होगा जिससे कि वेजिटेटिव कैनोपीज़ जो है वो इंक्रीज़ हो सके। इससे क्या होगा, इससे फर्दर जो है आप लोग जो पहले भी समझ रहे हो वही चीज़ यहाँ पे भी इम्प्रूव होगा। तो इस तरीके से बताया गया है कि कैसे हम लोग जो है यहाँ पे नेचुरल बेस्ड सॉल्यूशंस को ला सकते हैं, जिससे कि जो क्लाइमेट चेंज जो बढ़ते जा रहा है, उससे रिस्क बढ़ते जा रही है, उसको हम लोग कैसे टैकल कर सकते हैं। तो आई थिंक कि दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट यहाँ पे सॉल्यूशन है, जो आप लोग अगर अपने आंसर राइटिंग में इंक्लूड करते हो तो 4 चांद लग जाने हैं और कुछ नहीं। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि मोर देन हाफ ऑफ द कंट्रीज़ जो कि लिस्ट डेवलप कंट्रीज़ हैं वो यहाँ पे रेफर कर रहे हैं कि नेचर को प्रोटेक्ट करना चाहिए। इट मीन्स कि 90% जो लिस्ट डेवलप कंट्रीज़ है ना वो इसके साथ है, इस सोल्यूशन के साथ है कि हम अगर नेचर को प्रोटेक्ट करेंगे ना तो जो बाकी की जो हमारी क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम है वो ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं सॉल्व होगी। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा भी 2020 के ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में ये कहा गया है, जिसे हम लोग इन्वेस्टमेंट इन नेचर बेस्ड सॉल्यूशन कहते हैं, कि एटलीस्ट जो 50% नेशनल बायोडाइवर्सिटी स्ट्रैटेजी और जो एक्शन प्लान है, जिसमें कि कंट्रीज़ अपने यहाँ यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को डेवलप करती है, इसी के तहत डेवलप करती है। तो हमारे जो नेचर बेस्ड सॉल्यूशन है इसका इंपॉर्टेंस यहाँ पे आपका एड्रेस किया गया है। एड्रेस किस चीज़ को किया गया है, तो जो इकोसिस्टम की वल्नरेबिलिटी है उसका यहाँ पे बताया गया है कि काफ़ी इंपॉर्टेंस है नेचर बेस्ड सॉल्यूशन का। तो काफ़ी अच्छी आर्टिकल थी, इसको आप लोग बेटर तरीके से समझिए। ये आपका प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन बन सकता है, और साथ ही साथ आप इसको यूज़ भी कर सकते हो आर्टिकल लिखने के फॉर्म में, आंसर लिखने के फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पे अभी तक हमने क्या देखा, एक बार चलिए फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट, जिसमें कि बताया गया है एडेप्टेशन किस किस चीज़ के लिए, मीन्स गैप क्या क्या है। तो फाइनेंस पैसा देने का गैप है, टेक्नोलॉजी यूज़ करने का गैप है, नॉलेज को एक्सप्लोर करने का गैप है। तो इन तीनों के पैरामीटर्स के बेसिस पे गैप देखा जाता है कि कोई कंट्री कितना सक्षम है और कितना ज़्यादा काम कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज से बढ़ने वाले रिस्क को कम करने के लिए। एडेप्टेशन गैप क्या है ये हमने समझ लिया। 2020 की रिपोर्ट में क्या यहाँ पे असेसमेंट दिया गया है, फाइनेंस इम्प्लीमेंटेशन, इन दोनों को लेकर ये समझ गए। और कोविड-19 के कारण जो है हमारा यहाँ पे जो क्लाइमेट चेंज के रिस्क को कम करने का जो प्लान था वो कैसे अफेक्ट हुआ वो भी देखें, कुछ सजेशंस भी बताया गया है वो भी देखें। सबसे बेटर सजेशन यही बताया गया है कि हमें नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस को अपनाना चाहिए, जिसमें कि हर एक हैज़ार्ड का बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्यूशन है और कुछ एडिशनल बेनिफिट भी है, ठीक है। एक काम करेंगे तो उसके साथ दूसरा काम अच्छा अपने आप होगा, वो भी यहाँ पे लिखा जा रहा है। फाइन। सो गाइज़ आज के लिए बस इतने ही रखते हैं, क्योंकि मुझे अभी ज़रूरी काम के लिए निकलना है। कल हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे नेचुरल कैपिटल अकाउंटिंग एंड वैल्यूएशन ऑफ द इकोसिस्टम सर्विस। अभी मैं स्टार्ट करूँगी तो थोड़ा ये ज़्यादा टाइम टेकन है, क्योंकि आप देख सकते हो कि 2 पेज में इसकी पूरी आर्टिकल है, तो इसलिए बहुत टाइम इसमें लग जाएगी। इसलिए मैं सोच रही हूँ कि कल ही मैं इसे स्टार्ट करती हूँ। आज थोड़े हरी में हूँ, कल यहाँ पर स्टार्ट करूँगी तो 1 घंटे के लेसन आपके ले लूँगी, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं हम लोग। अगर फिर भी कोई डाउट कोई सजेशन है तो आप कमेंट कर सकते हो, और लेसन अच्छे लगे तो लाइक कर सकते हैं। थैंक यू।